हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और ज्योतिष सूत्र। और आज के जो ज्योतिष सूत्र हैं ये अक्सर लोगों को नहीं पता होंगे। रिसर्च बेस्ड ज्योतिष सूत्र है जिनके ऊपर हमने काफी लंबे समय तक काम किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप बहुत ही सटीक सूत्र यहाँ पर आज सीख कर जाने वाले हैं। सबसे पहला एक प्रश्न आता है, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि मैरिज होगी नहीं होगी, कब होगी, मैरिड लाइफ किस तरीके की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दो बहुत सटीक सूत्र बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। पहला आप सूत्र देखिए, यदि किसी भी पर्सन की कुंडली के 7वें भाव के अंदर राहु यदि प्लेस्ड है तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। राहु 7वें भाव के अंदर प्लेस्ड है तो उस व्यक्ति की या तो अनकन्वेंशनल मैरिज होगी। अनकन्वेंशनल का मतलब आपका इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, किसी फॉरेनर से या किसी ना किसी तरीके का अनकन्वेंशनलिटी होगी। उसका हस्बैंड या वाइफ विडो हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, पहले से ही मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स लेकर वो मैरिज कर रहे हैं, या उस मैरिज के अंदर कोई ना कोई इस तरीके की बात होगी जो कि सामान्य तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो अनकन्वेंशनलिटी होगी। यदि अनकन्वेंशनल मैरिज वो नहीं हो रही है तो आप निश्चित मानकर चलिए वो मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स आने वाली हैं। आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यदि 7th हाउस के अंदर राहु प्लेस्ड है, आपके पास कोई भी पर्सन आता है और कहता है कि भाई हमारे बच्चों की मैरिज नहीं हो रही, आप बताइए, आप उसे एडवाइस करिए कि वो अनकन्वेंशनल मैरिज की तरफ जाए। वो सपोज अपनी कास्ट में मैरिज करना चाहते हैं तो आप कहें कि इंटरकास्ट मैरिज करें, या फिर वो मैरिज के बाद उनका जो भी प्लेस है वो चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपके डेफिनेटली वहां पर नॉर्मल जो होते हैं उस तरीके की वो मैरिज नहीं होगी। यदि वो नॉर्मल मैरिज की तरह मैरिज होगी तो वो मैरिड लाइफ नहीं टिक पाएगी, ऐसा निश्चित होगा। आप किसी भी कुंडली में इस चीज को वेरीफाई करके देख सकते हैं। एक दूसरा मैं आपको बहुत सटीक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। मैच मेकिंग के लिए बहुत सारे केसेस आते हैं। मैच मेकिंग के अलग अलग तरीके हैं, हम बहुत सारे तरीके से करते हैं। कोई अष्टकूट मिलान करता है, कोई आपका साउथ इंडियन वीवी रमन टेक्निक से मैच मेकिंग करता है। मगर मैं आपको मैच मेकिंग का एक बहुत ही सटीक नाड़ी का आपको यहाँ पर सूत्र देने वाला हूं। नाड़ी का सूत्र क्या है? ये उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल षडाष्टक बैठे हुए हैं। शुक्र और मंगल षडाष्टक बैठने का मतलब क्या होता है? आप जहां पर भी मंगल बैठा हुआ है वहां से आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, नवांश कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी मंगल बैठा है वहां से आप गिनिए। यदि वहां से शुक्र 6ठे या 8वें भाव में बैठा हो, कहीं भी मंगल बैठा हो आपकी कुंडली में, वहीं से काउंट करिए। वहां से यदि शुक्र 6ठे या 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है किसी भी नेटिव की कुंडली में तो उसे हम षडाष्टक बोलते हैं। तो आप किसी एक नेटिव की कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक बैठे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति की शादी, मैरिज दूसरे पर्सन से करना चाहते हो, कुंडली मिलान करना चाहते हो, यदि दूसरे पर्सन की कुंडली में भी शुक्र और मंगल षडाष्टक हैं तो वो शादी बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। आप ऑलवेज इसको चेक करें, यदि किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र षडाष्टक है तो उसका जो पार्टनर होगा उसकी कुंडली में यदि मंगल और शुक्र षडाष्टक है, आप बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि मैरिज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये बहुत सारी कुंडलियों पर हमने ऑब्जर्व किया है। ये नाड़ी के सूत्राज हैं। आपको मैं बीच में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं, 2-3 में बात करूंगा। अब वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, अभी बहुत सारे सूत्राज आने वाले हैं और ऐसे सूत्राज आने वाले हैं जो जनरल नहीं है। आपको यदि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना है, भृगु नंदी नाड़ी का ओरिजिनल कोर्स मैं ही कराता हूं। आरजी राव ने भृगु नंदी नाड़ी बनाई थी, उसका बिल्कुल ओरिजिनल कोर्स आप करना चाहते हो तो 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। और 15 जुलाई से आपको यदि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको हम कुछ डिस्काउंट भी देंगे, तो आप इंतजार ना करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस बेस्ट एस्ट्रोलॉजी कोर्स है। इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे गुरु कराते हैं उन सभी से करने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे सबसे बेहतरीन कोर्स कौन सा हो सकता है, और वो कोर्स हम कराते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमसे बेहतर किसी का कोर्स नहीं है। यदि वो भी करना चाहते हो तो वो भी 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। आप हमारे नंबर 9013798899 पर हाय करके मैसेज लिखें, आपको बाकी सारी सूचना वहां पर मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक तीसरे उस पर। मैं अक्सर वीडियो डालता हूं और मेरे वीडियो पर मेरे बैकग्राउंड में देखकर लोग ये कहते हैं कि सर ये आपने क्या लगाए हुए हैं, ये आपके कार्टून टाइप क्यों लगा रखे हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स क्यों लगाए हुए हैं। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूं एनिमेटेड पोस्टर्स का।
ये एक ज्योतिष सूत्र है, ध्यान रखना, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। मेरी अभी मंगल की मून की दशा शुरू हुई है चंद्रमा की, और चंद्रमा मेरे लग्न में बैठा हुआ है, साथ में उसके साथ कंजंक्शन है राहु का। चंद्रमा और राहु की जब युति होती है तो राहु चंद्रमा को आपको पता है कि इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। लोग अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो मेरा थॉट प्रोसेस ऑलवेज अलग ही रहता है, क्योंकि मेरे मून के साथ राहु बैठा हुआ है, तो मेरा नॉर्मल थॉट प्रोसेस हो नहीं सकता। ये आप सूत्र मान लीजिए, जिसके मून के साथ राहु बैठा होगा वो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, जो लोग सामान्य तौर पर सोचते हैं उस तरीके से नहीं सोचेगा। अब मुझे मेरे राहु को यूटिलाइज करना है। मून की दशा है, मून के साथ राहु है, तो राहु मून को इन्फ्लुएंस करेगा, महादशा लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, मगर आई वांट टू यूटिलाइज राहु को। यूटिलाइज करने का मतलब है आप ऐसे एरियाज में जाकर जानकारी लेना चाहते हो जिन एरियाज में और किसी लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च का वो है, मैं एक एस्ट्रोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं अपनी, जो कि मैं लेकर आऊंगा, और मेरा ऐसा मानना है यदि ईश्वर ने साथ दिया तो मेरी मून की दशा खत्म होगी तब तक मैं एक नई एस्ट्रोलॉजी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन से अलग तरीके की दशाएं और सारी चीजें वहां पर लेकर आऊंगा, जिस पर मेरा काम चल रहा है। तो मुझे मेरे राहु को स्ट्रेंथन करना था, यूटिलाइज करना था, राहु को एक्टिवेट करना था। राहु को एक्टिवेट करने का तरीका है कि आप मॉडर्न बनिए, साइंटिफिक बनिए, नई विद्याओं पर ध्यान दीजिए, कई सुनी बातों पर, कन्वेंशनलिटी से आप हटकर जाएंगे, तभी आपका राहु स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, राहु स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे मून को वो प्रभावित कर देगा, मून कमजोर हो जाएगा, मन की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। नहीं, अब मेडिटेशन कीजिएगा साथ में स्ट्रांगली, ईश्वर का ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जी का ध्यान रखेगा, मून का राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको राहु को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मून को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ऐसे एरियाज के अंदर रिसर्च कर पाएंगे जिन एरियाज में किसी ने भी अब तक रिसर्च नहीं किया है। और इसी का परिणाम मेरा आज का एक वीडियो है, जो भी मैं कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा हूं वो कॉम्बिनेशन आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर अभी हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका सूर्य का नीच का होना। जिस भी जातक के संतान अक्टूबर के अंदर जब भी सूर्य नीच का होता है, अक्टूबर नवंबर में 7 साइन में होता है, लिब्रा साइन में होता है, और पर्टिकुलरली यदि राहु के नक्षत्र के अंदर सूर्य हो स्वाति नक्षत्र में, आप ये नोट कर लीजिएगा, जिस भी जातक की संतान जब पैदा होती है स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि उसका सूर्य है, उस समय पर यदि आपको संतान पैदा हो रही है, तो आप ये मानकर चलिए वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। ये आपका मूल नक्षत्र में पैदा होने से भी ज्यादा हार्मफुल होना है। जब भी किसी भी जातक की कुंडली में आपका सूर्य लिब्रा साइन में और स्वाति नक्षत्र में होता है, उस जातक के पिता को प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी आयु भी कम हो सकती है, या उनको गंभीर बीमारियां, शारीरिक परेशानियों के योग बनते हैं। आप ये किसी भी कुंडली में लगा लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के 2 संतान है और दोनों संतान यदि वो आपकी अक्टूबर मंथ में जब सूर्य लिब्रा साइन में और स्वाति नक्षत्र में है उस समय पर बॉर्न हुई है, तो उस व्यक्ति के अल्पायु के योग बनते हैं। अचानक ही उसके साथ कुछ दुर्घटना होगी, ऐसी घटना होगी, सब कुछ चलते हुए भी वहां पर परेशानी होने के योग बनते हैं। अब आप फिर कहेंगे कि भाई ये तो हो गया किसी के, यदि लिब्रा साइन में क्या पैदा नहीं होते हैं बच्चे? पैदा होते हैं, यदि आपको पता चल जाता है तो एस्ट्रोलॉजी का यही यूटिलाइजेशन है, यही ब्यूटी है। आपको पता चल गया कि आपका सूर्य लिब्रा साइन में है, तो उस खुद को कुछ नहीं करना, उसके जो पिता है, जिनकी संतान है, वो आपकी संतान को यदि लिब्रा साइन में पैदा हुई है, सूर्य जब लिब्रा या 7 साइन के अंदर है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, तो आप सूर्य भगवान की आराधना उसी दिन से शुरू करना शुरू करना है। सूर्य भगवान की आराधना के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको पानी भरना है रोजाना सुबह सुबह। दूसरे दिन मॉर्निंग में या तो उस पानी को आप पी लेंगे दूसरे दिन मॉर्निंग में, और इसके बाद या आप पेड़ पौधों पे दे देंगे, बेहतर ये है आप पिएंगे और फिर उसको भरकर रख देंगे। और ये प्रोसेस अब पूरी जिंदगी, यदि आपकी संतान लिब्रा साइन के अंदर पैदा होगी है, आप इसको अपनाएंगे तो आपके पास सूर्य के नीच का होने का और स्वाति नक्षत्र में होने का कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसको आप मानकर चले। एक और मैं आपको बहुत ही सटीक सूत्र यहां पर देने वाला हूं। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा, जो आपको पता है कि कुंडली में वो माता का कारक होता है, चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन या वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जब चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में नीच का होता है, वो नीच का होता है जब स्कॉर्पियो साइन में वो गुरु जुपिटर की उसके अंदर होता है, राशि के अंदर, जुपिटर के नक्षत्र के अंदर होता है। जुपिटर का जो विशाखा नक्षत्र है उसके अंदर चंद्रमा परम नीचांश पर होता है, 3 डिग्री पर परम नीचांश पर होता है, और 3 डिग्री पर आपका जुपिटर का नक्षत्र होता है, 3 डिग्री बी। और इसके बाद आपको पता है कि वहां पर शनि का उसका नक्षत्र हो जाता है, तो उसका जो परम नीचांश का हिस्सा है वो जुपिटर के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में
है, उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए विशाखा नक्षत्र में जब भी है पर्टिकुलरली, और आपका किसी भी भाव में हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी प्लेस्ड हो, किसी के साथ भी हो, विशाखा नक्षत्र में यदि वो बैठा हुआ है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक विशाखा नक्षत्र होता है, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से सावधान होना चाहिए। उसको उसकी मदर को प्रॉब्लम्स होंगी, मदर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मदर से उसको दूर जाना पड़ सकता है, मदर बेड रिटर्न हो सकती हैं, गंभीर बीमारियां बनाने के योग बनाता है। तो आप ये मानकर चलिए जिसका भी आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसकी मां के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ उस पर्सन को मेंटली वीकनेस होगी, वो बातों पर बहुत चिंतित होगा, बहुत परेशान होगा, मेंटली वो स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसको गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन और इस तरीके की परेशानियां नेगेटिव को भी हो सकती हैं, उसकी मां को भी हो सकती हैं। तो दोनों के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव वो है। अब इसमें आपको क्या करना है, यदि आपका चंद्रमा इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर आकर बैठ गया है, वो व्यक्ति किसी की मानेगा भी नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, वो किसी की बात को समझेगा भी नहीं। उस व्यक्ति के अंदर कुछ समझ आ जाएगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मगर वो वैसा कर नहीं पाएगा। मतलब उसके अंदर आपका विल पावर और दृढ़ इच्छा जीरो के बराबर होगी। मां से दूर रहने के उसके पूरे पूरे परम स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। अब हमें क्या करना है, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में नीच का चंद्रमा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका नीच का चंद्रमा है तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के मैं बहुत ही आसान तरीके के उपयोग आपको उपाय बता रहा हूं। एक्चुअली चंद्रमा एक जल तत्व का प्लेनेट है, वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा का साइज है, आपकी अर्थ पर जितने भी ओशियंस बने हुए हैं, जितने एरिया के अंदर ओशियंस बने हुए हैं, यदि उस ओशियंस को पानी को हटा दिया जाए और उसका जो वॉल्यूम है उतना ही चंद्रमा का वॉल्यूम है, करीब करीब चंद्रमा उसके अंदर आकर फिट हो जाएगा। तो ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जल तत्व को आपको पैसिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जल तत्व को पैसिफाई या सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सुबह उठकर अपनी अंजलियों में इस तरीके से पानी भरकर लेंगे, पानी पूरी अंजलि भरकर लेंगे रोजाना सुबह आप। और सुबह इसके बाद साफ पानी लेंगे, यदि गंगा जल है तो उसे ले सकते हैं। आप देखते हो हम रिवर्स के अंदर तर्पण करते हैं इस तरीके से, तो आप उस पानी को भरकर लेंगे और ओम नमः शिवाय का रोजाना 108 बार पाठ करेंगे पूरी की तरीके से। उस पानी के अंदर आप एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं और उस पानी को इस तरीके से ग्रहण करेंगे। पानी को ग्रहण करेंगे, फेंकना नहीं है, नीचे जाने भी देना है। कोशिश करनी है कि आपकी अंजलि से बिल्कुल भी पानी ना गिरे। आपका वो चंद्रमा का जो दोष है पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। ये इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है और इसका आपका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। तो ये आप रेमेडी करेंगे तो आपकी माँ की तबीयत आपकी ठीक रहेगी, माँ को परेशानियां नहीं होंगी। ओम नमः शिवाय का आपको पाठ करना है, शिव जी का 108 बार आप करेंगे और लेकर आप किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी समय पर, मगर आपको मॉर्निंग समय पर ये करना है। सुबह सुबह उसकी जो ऊर्जा मिलेगी आपको, आपके शरीर के अंदर वो जल जाएगा, तो वो आपकी मेंटल स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के काम आएगा। क्योंकि सुबह इस तरीके के रेडिएशन होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस जल के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी जब हम उसको खाली रखते हैं। वरना हम अक्सर जल को ढककर रखते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी एंटर नहीं होती, वो साफ सुथरा जरूर रहता है। जब वो अंजलि में लेकर इस तरीके से रखेंगे तो रेडिएशन हर तरफ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तभी रेडिएशन आएंगे। तो उसको आप जब ग्रहण करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक नई तरीके की ऊर्जा आएगी और आपका जो मेंटल, जो आपके एक तरीके से पार्टिकल्स हैं, वो आपके इतने बेटर एनर्जेटिक हो जाएंगे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से निकल जाएगी और डिप्रेशन की स्थिति से आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बहुत ही गंभीर सूत्र देने वाला हूं, बहुत गंभीर सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, कितनी ही कुंडलियों पर लेकर आया हूं। मेरे काफी वीडियोस हैं, इसमें वो जल तत्व की राशि में शनि से बेस्ड है, मगर इसकी फर्दर रिसर्च और डीप रिसर्च में आपको आज की इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोग जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करते हैं उससे उत्साह मिलता है और जो हमें पता चलता है वो हम आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए अब क्या करना है, शनि का बहुत ही सटीक मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। शनि जब भी आपके देखिए गंडमूल नक्षत्र, आपके टोटल 6 नक्षत्र होते हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। उनकी और डिटेलिंग होती है। गंडमूल नक्षत्र अपना अपने पूरी स्टडी है, पूरी एक बुक है, उसमें कौन सा प्लेनेट किस डिग्री पर है उसके हिसाब से उसके रिजल्ट बदलते हैं। मगर यह निश्चित है कि गंडमूल नक्षत्र आपके केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र आपके गंडमूल नक्षत्र होते हैं।
बुध के जो 3 नक्षत्र होते हैं वो आपका सबसे पहले आता है आपका 9th नक्षत्र होता है आश्लेषा, फिर 18th नक्षत्र होता है आपको पता है, और ज्येष्ठा, इसके बाद आपका 27 नक्षत्र रेवती, ये तीनों बुध के नक्षत्र होते हैं। और ये तीनों नक्षत्र जल तत्व की राशियों में पड़ते हैं। जल तत्व की राशियां कौन सी है आपकी? 4, 8 और 12। इसके बाद 3 और आपके नक्षत्र होते हैं गंडमूल नक्षत्र, वो आपके पड़ते हैं केतु के नक्षत्र होते हैं, वो आपके अग्नि तत्व की राशियों में पड़ते हैं। वो आपका अश्विनी नक्षत्र होता है, मगा होता है, मूल नक्षत्र होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशियों में आपका ये नक्षत्र होते हैं जो कि मूल नक्षत्र होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि जल तत्व की राशि के अंदर गंडमूल नक्षत्र में यदि शनि बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि है, आपका गंडमूल नक्षत्र है, मतलब गंडमूल नक्षत्र कौन सा हो गया आपका? आश्लेषा नक्षत्र, जल तत्व सॉरी जल तत्व की राशि है आपकी 4, 8, 12 सॉरी आश्लेषा नक्षत्र हो गया। दूसरा आपका जो 8 साइन के अंदर आएगा नक्षत्र वो हमारा ज्येष्ठा हो गया, और तीसरा हमारा रेवती नक्षत्र हो गया यदि आपकी कुंडली में शनि इन तत्व की राशियों के अंदर बैठा हुआ है। आपको बॉडी के अंदर या रिलेशंस के अंदर एक ऐसी घटना जिंदगी के अंदर जरूर घटित होगी जिसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इवेंट आपको देगा, आपके सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करेगा। लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी से एकदम छिन जाएगा। इस तरीके के नेगेटिव योग बनते हैं। इसी तरीके के नेगेटिव योग बनते हैं जब आपका शनि गंडमूल नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गया। गंडमूल नक्षत्र किसके? केतु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठा है। अश्विनी, मगा या आपका मूल नक्षत्र में शनि की बात कर रहा हूं, मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं। ये यदि आपका इन गंडमूल नक्षत्रों में आकर बैठता है तो देखिए एरीज साइन में आपका आता है अश्विन नक्षत्र, वहां पर आपका शनि नीच का हो जाता है। एस के मेहता जी के हिसाब से वो आपका 5 साइन में भी नीचे है, 9 साइन में भी नीचे है। वैसे आप ध्यान दोगे तो 5 साइन उसका शत्रु साइन है और 9 साइन भी कोई मित्र साइन नहीं है जुपिटर का। इन तीनों नक्षत्रों के गंडमूल नक्षत्रों में केतु के नक्षत्रों में आएगा तो वो आपकी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल देगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी आपको लाइफ के अंदर। आसानी से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे, मगर वो बचेगा नहीं। और आपकी जिंदगी, आप यदि 90 साल तक जिएंगे, आपको काम करते रहना पड़ेगा। आप सुबह जगेंगे, सुबह से रात तक आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी भी हो, आपका पारिवारिक स्थिति कैसी हो, मगर आपकी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल्स कभी भी समाप्त नहीं होंगी यदि वो केतु के नक्षत्रों के अंदर शनि बैठा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, वो आपकी कुंडली के लिए बेनिफिक है, मैलिफिक है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल गंडमूल नक्षत्रों में आप देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में लॉर्डशिप से भी कोई भी लेना देना नहीं है। आपके साथ ये घटनाएं निश्चित तौर पर घटे होंगी, आप ये मानकर चलिएगा। अब मैंने नेगेटिव योग दिए, आप कहेंगे नेगेटिव योग मैं आंसर देता हूं। रिसर्च में नेगेटिव योग ही ज्यादा आते हैं, लोगों की कुंडलियों में नेगेटिव बातें ही ज्यादा आती हैं। हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के बाद पॉजिटिव चीजों के लिए लोग अक्सर आते ही नहीं है, तो इसलिए हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर मैं आपको पॉजिटिव भी यहां पर बताऊंगा। आज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत सारे सूत्र हैं, आप इंतजार कीजिएगा, अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं आज की क्लास में आपको अंतिम और लास्ट सूत्र बताने की कोशिश करूंगा, और यह भी शनि का ही सूत्र है। शनि का एक बहुत बेहतरीन सूत्र है। शनि जब भी आपके राहु के नक्षत्र में होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने शनि का बताया कि केतु के नक्षत्र में शनि है, आपको लाइफ पर स्ट्रगल देगा। यदि बुध के नक्षत्र में शनि है, आपके लिविंग सिग्निफिकेंस शरीर का कोई न कोई ऑर्गन डैमेज होगा। आपके कोई बहुत क्लोज रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते, वो डैमेज होंगे ही नहीं। या तो जैसे कईयों के संतान नहीं होती, किसी का बड़ा भाई नहीं होता, किसी की छोटी बड़ी बहन नहीं होती, किसी की माँ जल्दी गुजर जाती है, किसी के पिता जल्दी गुजर जाते हैं, किसी के दादा दादी जल्दी गुजर जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी की आंख में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी की किडनी फेलियर हो जाती है, किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन है। मगर राहु के नक्षत्र में यदि शनि है तो वहां पर वो आपको मालूम है कि 7 साइन में उच्च का होता है शनि, और वो वहां पर राहु का नक्षत्र भी पड़ता है। तो एस के मेहता जी की थ्योरी कहती है कि शनि 3, 7, 11 तीनों राशियों के अंदर उच्च का ही होता है। और उसमें पर्टिकुलरली जब वो राहु के नक्षत्र के अंदर आता है, आपको मालूम है कि 20 डिग्री के आसपास वो राहु के नक्षत्र में होता है, वो उसका परम उच्चांश होता है राहु के नक्षत्र के अंदर। जब आप लिब्रा साइन के अंदर लोगे सैटर्न को, तो लिब्रा साइन में परम उच्चांश पर वो 20 डिग्री पर होता है, और 20 डिग्री पर आप ध्यान से देखोगे लिब्रा साइन में राहु का नक्षत्र होता है। तो जब भी आपका 3, 7, 11 में जहां पर भी आपका शनि राहु के नक्षत्र में आ जाए, लोग कहते हैं 10वें भाव के अंदर आपका राहु होता है तो वो पर्सन को
प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। मगर वो सूत्र लगता है नहीं लगता है, मेरा उसमें डाउट है, मगर मैं आपको ऐसा परम सूत्र दे रहा हूं जो कभी फेल नहीं हो सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि का किसी भी भाव का लॉर्ड है, कहीं भी बैठा है, किसी भी जगह पर प्लेस्ड है, मगर वो यदि राहु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी जिंदगी में प्रोफेशनली बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। मासेज में उसका नाम होगा, बहुत बड़ा नेता बन सकता है, लोग उसकी बातों को मानेंगे, अपनी कम्युनिटी के अंदर वो लीडर बनेगा। लीडर बनने के और आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए कर्मकांडी हो सकता है व्यक्ति, सारी दुनिया के अंदर उसका नाम होगा। इस तरीके के योग बनते हैं। तो यदि 3-7-11 साइन के अंदर आपका सैटर्न बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को ये सभी तरीके की सक्सेस मिलेगी। मगर यदि आप परेशान हो रहे हो, शनि के योगों से परेशान हो रहे हो, शनि आपका यदि गंडमूल नक्षत्र के अंदर है और आपको परेशानी क्रिएट हो रही है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी जिंदगी में कर्मों पर पूरी तरीके से फोकस करिएगा। कर्मों पर फोकस करिएगा, गलत कर्म आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको सपने में भी गलत कर्म आ रहे हैं, तभी भी आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, आपके जो योग हैं कट जाएंगे। और जब आपका राहु के नक्षत्र में शनि होगा, वो आपसे अपना ऐसे कर्म करवा लेगा जिससे आपको प्रोफेशनली सक्सेस होगी। आप अच्छे इंसान हो या ना हो, मगर प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल होंगे, इस बात की पूरी तरीके से गारंटी है। तो मैं आज की क्लास को यही विराम देता हूं। आप इन सूत्रों को अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा। आप कमेंट करिएगा, पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो आपका स्वागत होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को पॉजिटिव कमेंट करने चाहिए। कोई व्यक्ति यदि कोई भी वीडियो वगैरह लेकर आ रहा है तो वो आप ही लोगों के लिए लेकर आ रहा है, तो आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो आप यदि उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें करेंगे तो हमारी रिसर्च में हमें और मदद मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।